गरीब का कावड़ यात्रा। सज्जनपुर नाम के गांव में कन्नप्पा करके एक आदमी रहता था। वह उसका बीवी शीला और बेटी माला के साथ रहता था। कन्नप्पा बहुत गरीब था। वह रोज कूली काम करके अपना घर चलाता था। उस दिन दिवाली का त्योहार था, तो शीला ने बोली, अजी सुनते हो, आज दिवाली का त्योहार है। कुछ न कुछ करके माला के लिए कुछ मिठाइयाँ और कुछ पटाखे लेके आइए। शीला, अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। आज पूरा मार्केट भी बंद है, कुछ काम नहीं मिलेगा। हाँ, मेरे किस्मत ही खराब है। अपने बेटी को दिवाली के दिन मिठाई और पटाखे भी नहीं खरीद सकते। ऐसा शीला चिल्लाते हुए चली जाती है। शाम को उनके गली में सभी लोग बाहर आकर पटाखे, रॉकेट्स और बॉम्ब्स के साथ खेल रहे थे। कन्नप्पा, शीला और माला भी बाहर आके सबको देखकर उन पटाखों का मजा ले रहे थे। तभी अचानक एक रॉकेट आकर माला के आंखों पर गिरकर जल जाती है। माँ, मुझे बचाओ। उफ, मेरी आंखें जल रही हैं। बचाओ पापा। माला ऐसा चिल्लाकर नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आकर ऐसा बोले, कन्नप्पा, माला की आंखें पूरी तरह जल गई हैं। अभी हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर कोई आंखें दान कर रहे हैं तो बोलिए, ऑपरेशन करेंगे, तभी माला फिर से देख पाएगी। लेकिन उसके लिए लाखों में खर्चा होगा। कन्नप्पा और शीला ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। एक दिन एक स्वामी जी कन्नप्पा के घर आते हैं। कन्नप्पा, मैं तुम्हारी बेटी के बारे में सुनकर यहाँ आया हूँ। तुम एक काम करो, इस गांव के उत्तरी दिशा में एक तालाब है। उस तालाब में हर 100 साल में एक बार सूरज की मायावी किरणों के वजह से माया जल बाहर आती है। अगर तुम उस जल को लाकर माला के आंखों में डालेंगे तो माला की आंखें वापस आएंगे। अगले ही दिन कन्नप्पा एक कावड़ लेकर उस तालाब की खोज में निकलता है। 2 दिन के बाद उसे वह मायावी तालाब मिल जाती है। कन्नप्पा उस मायावी जल को कावड़ के दोनों मटकियों में भरकर घर के लिए वापस निकलता है। थोड़े दूर आने के बाद सूट बूट पहन के एक अमीर आदमी एक पेड़ के नीचे बैठकर रोता हुआ दिखता है। क्या हुआ सर, आप दिखने में अमीर हैं, लेकिन रो क्यों रहे हैं? क्या करूं भाई, मेरी बेटी को कैंसर है। एक दिन में वह मर जाएगी। मैं ये नहीं देख सकता, इसीलिए आत्महत्या करने के लिए इधर आ गया। ऐसा मत करो सर, मेरे पास कुछ जादुई जल है। चलो, इनको ले जाकर आपके बेटे के ऊपर छिड़केंगे। इस जल से कोई भी व्याधि दूर हो जाएगी। ऐसा एक स्वामी जी ने बोला। ऐसा कन्नप्पा और वह आदमी जाकर जादुई जल उस लड़की के ऊपर डालते हैं। तुरंत वह लड़की अच्छी हो जाती है। वहाँ पर मौजूद डॉक्टर भी चौंक जाता है। वह अमीर आदमी और बीवी बहुत खुश होकर कन्नप्पा को 10 लाख रुपए देते हैं और कन्नप्पा को धन्यवाद भी बोलते हैं। कन्नप्पा उन पैसों से माला का ऑपरेशन करवा देता है। अब माला भी देखने लगती है। पापा, आपके अच्छे गुण के कारण ही आज मेरे आंखें वापस आए हैं। आपको प्रणाम पापा। ऐसा कन्नप्पा, शीला और माला खुशी खुशी जीने लगे और बचे हुए पैसों से व्यापार भी शुरू करते हैं। नीलम उसके पापा रमेश के साथ एक शहर में रहती थी। उस शहर में रमेश ऑटो चलाते थे। नीलम उसकी पढ़ाई खत्म करके एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। एक दिन जब रमेश ऑटो चला रहे थे, गलती से उसका एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में ऑटो बुरी तरह खराब हो जाती है। रमेश की मालिक उसको बुलाकर खूब सुनाता है। क्या ये तुम्हारी बाप की ऑटो समझा है क्या? तुम बड़े हो इसीलिए पुलिस स्टेशन में केस नहीं लगा रहा हूँ। आज से तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी। चले जाओ और किसी और काम ढूंढ लेना। उदास होकर रमेश घर आकर सारी बात अपनी बेटी को बोलता है। बेटी, अब बिना नौकरी के मैं कैसे घर को चला सकता हूँ? मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ
और कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो बेटी। ये सब सुनकर नीलम भी सोच में पड़ जाती है। घर चलाने के लिए नीलम भी कुछ न कुछ काम करने के लिए तैयार हो गई। ऐसा नीलम एक घर में काम वाले की काम करना शुरू करती है। उस घर की मालकिन सारा घर का काम नीलम से ही करवाती थी, लेकिन महीने के सिर्फ 2000 रुपए देती थी। तभी एक दिन नीलम ने, मैडम, मुझे आपकी ये तनख्वाह किसी काम की नहीं आ रहा है और आपके यहाँ काम भी बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे आप पैसा बढ़कर दीजिए। नालायक लड़की, काम करना तो नहीं आता लेकिन पैसे चाहिए, पैसे। चलो, आज से तुम्हारा काम गई तेल लेने। चले जाओ यहाँ से, बड़े आई पैसे पूछने। नीलम की मालकिन ऐसा बोलकर उसको काम से निकाल देती है। फिर नीलम रोते रोते जंगल में चली जाती है। थोड़े दूर जाते ही उसको एक पेड़ दिखाई दिया, जिसपे बहुत सारे नेल पॉलिश के बॉटल थे। हर एक डाल पर तरह तरह के नेल पॉलिश थे। उसको देखते ही नीलम चकित रह जाती है। फिर उस पेड़ से आवाज आती है, नीलम, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम पढ़ लिख कर ऐसा घरों में काम वाली का काम नहीं करना चाहिए। तुम देख रहे हो ना, मेरे शाखाओं पे नेल पॉलिश बॉटल हैं। तुम इन्हें ले जाकर नेल पॉलिश की व्यापार शुरू करो। मेहनत करो, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगे। ये बात सुनते ही नीलम उन नेल पॉलिश बोतलों को तोड़कर अपने साथ घर ले जाती है। अगले ही दिन से उसका नेल पॉलिश का व्यापार शुरू करती है। जैसा ही उसको फैशन डिजाइनिंग में काम करनी थी, वह नेल पॉलिश आर्ट को सीखकर सारे कस्टमर्स को नेल आर्ट करती है। ऐसा ही उसका व्यापार बहुत अच्छी तरह बढ़ जाती है। पिताजी, ये देखिए, अभी मेरा व्यापार बहुत अच्छी तरह चल रहा है। आपको काम करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नीलम फिर से जंगल आकर उस पेड़ को धन्यवाद बोलती है। हमको हमेशा अपने ऊपर ही निर्भर होना चाहिए। बहुत दिन पहले की बात थी। नाना नगर नाम के एक गांव था, जिसमें रूपेश करके एक आदमी रहता था, जो मिट्टी से खिलौने बनाता था। उसका एक बेटा भी था, सोमेश। सोमेश पढ़ाई खत्म करके गांव में ही रहने लगा, लेकिन नौकरी कुछ नहीं करता था। एक दिन सोमेश ने अपने पापा रूपेश के पास आया और ऐसा पूछा, पिताजी, आप तो बहुत अच्छी तरह मिट्टी के खिलौने बनाते हैं। सब लोग बोलते हैं कि आपकी बनाए हुए सब कुछ बहुत मजबूत होता है, वो कैसा? बेटा सोमेश, मैं अपनी मिट्टी में फेविकॉल डाल देता हूँ, यही मेरी सीक्रेट है। और हाँ, ये सब छोड़ो, आपने डिग्री खत्म किया है, कुछ काम करने की इरादा है कि नहीं? तुम एक काम करो, मेरा एक दोस्त है अखिल यादव, उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। तुम उसके पास जाओ, वह कुछ न कुछ काम दे देगा। अखिल यादव के पास बहुत सारे बस थे। उसका बहुत बड़ा धंधा था। जब सोमेश वहां पर गया, अखिल जी, मेरा नाम सोमेश है और मैं रूपेश का बेटा हूँ। अच्छा, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो? तुमको ड्राइविंग आती है कि नहीं? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ सर। अच्छा, तो ठीक है। मेरे पास एक बस है, तुम उसे चला लो। डीजल और मेंटेनेंस तुम्हारा, बाकी के कमाई में आधा हिस्सा मेरा। क्या बोलते हो? ठीक है सर, मैं कल से ही बस लेके जाऊंगा। ऐसा बोलकर बस ड्राइविंग करना शुरू कर दिया। ऐसा ही कुछ दिन गुजरे। एक दिन जब बस में कोई यात्री नहीं थे, सोमेश बस को तेजी से चला रहा था। अचानक उसकी ब्रेक्स फेल हो जाती हैं। सोमेश उसे नियंत्रण कर न पाया और सीधा जाकर एक तालाब में बस के साथ गिर जाता है। कुछ करके सोमेश तो बाहर आ गया, लेकिन बस तो पूरी तरह डूब जाती है। अरे देवा, अब मैं क्या करूं? सोमेश भागता हुआ अखिल यादव के पास जाता है और सारी बात बता देता है, लेकिन अखिल यादव
आग बबूला हो जाता है। क्या बस गिर गई? मुझे कुछ नहीं पता, मेरा बस मुझे चाहिए। रुक, मैं अभी तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करवा देता हूँ। आपको जो कुछ भी करना है कर लो सर, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ऐसा बोलकर सोमेश वहाँ से घर चला जाता है। जब पुलिस सोमेश के घर आता है तभी वहाँ पर रूपेश भी होता है। रूपेश पुलिस से बोला, अरे अरे, मेरे बेटे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं सर? इसे छोड़ दो। तभी पुलिस ने सारी बात बताई। फिर रूपेश ने बोला, इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक दिन की वक्त दीजिए, मैं अखिल यादव जी को नया बस लाके देता हूँ। ऐसा बोलकर रूपेश और सोमेश ने मिलकर मिट्टी से एक मजबूत बस बना देते हैं और नई बस की तरह उसे पेंट भी डाल देते हैं। पुलिस को बुलाकर उस बस को अखिल यादव को देते हैं और अखिल उस बस को लेके चला जाता है। तब से सोमेश अपने पिताजी को मदद करते हुए दोनों मिट्टी के खिलौने बनाते ही जीने लगे।